नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्लास। और अगर हम लोग बात करें कि आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन किससे रिलेटेड यहाँ पर होने वाला है, तो हम लोग मैकेनिक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो आप जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो आपकी सुपर टेट और यूपी टेट के एग्जाम 2025 में कई क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इस मैकेनिक्स को समझ नहीं पा रहे होंगे, शब्द को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें बहुत आसानी से जो है वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, और इवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करें आज की क्लास की। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की जो है वो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। लेकिन इसी इंपॉर्टेंट क्लास में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कर ही रहे हो वैसे आप लोग, और हम लोगों को पता है कि इस साल जो है वो यूपी टेट हमारे सामने जो है वो 100% आने वाला है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा होली हंगामा ऑफर चल रहा है। आप इस होली हंगामा ऑफर को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने सबने जो है वो उसके बारे में जान लिया होगा कि अप टू 90% डिस्काउंट आपको सभी बैचेस में मिल रहा है, प्लस 100% का कैशबैक आपको दिया जा रहा है। और इवन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसी के साथ साथ जो है जितने भी पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से हमारे बैचेस ले रखे हैं, अगर वो भी इनमें से किसी बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है। कूपन कोड यूज करना है होली। ठीक है, तो यूपी सुपर टेट का गुरुकुल बैच है, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जिसमें हम सभी लोग जो है वो आप लोगों को यहाँ से स्टूडियो से बिल्कुल लाइव पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, बस फर्क इतना है कि आप अपने घर पे होगे और हम स्टूडियो में होंगे। बिल्कुल मैन टू मैन कन्वर्सेशन यहाँ पे चलेगा और ये बैच आपके सामने है। तो इस बैच की प्राइस वैसे 7500 रुपीज है, लेकिन ये बैच आप लोगों को इस होली हंगामा ऑफर के तहत केवल और केवल 1700 रुपये में मिल रहा है, जिसमें यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। तो गो फॉर इट। याद रखना ऑफर 9 से 22 मार्च तक है। ठीक है, तो एंड मोमेंट का जो है वो इंतजार नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्वर जो है वो बिजी हो जाता है। तो फटाफट से ऑफर का लाभ उठाइए, ऑफर जो है वो ऑफर बहुत ज़रूरी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो अदिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो अदिश नहीं है, विच इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो फिजिक्स में दो फैक्ट होते हैं, एक होती है अदिश राशि, दूसरी होती है क्या मैम, दूसरी होती है सदिश राशि। जब हम लोग अदिश राशि की बात करते हैं तो अदिश राशि वो होती है जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जिसका दिशा से कोई संबंध यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं होता। जबकि अगर हम लोग बाले के सदिश राशि क्या होती है, तो मैम सदिश राशि जो है वो राशि होती है जो दिशा पर निर्भर करती है। जो क्या करती है, जो दिशा जो है इसी दिशा पर निर्भर जो है वो निर्भर करती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। अदिश वो है जो दिशा पर निर्भर नहीं करेगी, सदिश वो है जो दिशा पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है, अदिश के बारे में पूछा जा रहा है। अदिश जो दिशा पर निर्भर नहीं करेगी, तो इनमें से क्या है जो दिशा पर निर्भर नहीं करता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए, और इवन काफी सारे बच्चों के आ चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पर आंसर दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, डी। और अगर हम लोग बोले कि क्या डी सही है, तो एग्जैक्टली सही है। वॉल्यूम की जब हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम मतलब आयतन या किसी भी निश्चित स्पेस पर घिरी गई जो जगह होती है। तो अगर मैंने बोला कि एक जग में मैंने 1 किलो पानी जो है वो भरा है, या 1 लीटर जो है वो पानी मैंने भरा है, तो वो 1 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जग, और वो उसका आयतन हो गया। तो आयतन का दिशा से कोई संबंध नहीं होता, जबकि विस्थापन का दिशा से संबंध होता है कि किस दिशा में विस्थापित कर रहे हैं। वेग का दिशा से संबंध होता है कि किस दिशा में जो है वो वस्तु गतिशील है, और बल का भी दिशा से क्या होता है, संबंध होता है कि किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, और यही सार्वभौमिक नियम जो है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा यहाँ पर किया गया, न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा, या फिर
आइंस्टाइन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या फिर आइंस्टाइन। तो देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत है। सार्वभौमिक सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि दो m1 और m2 द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक का द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है। इनके बीच की दूरी जो है वो दूरी क्या है, r है। तो इनमें लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो इनके द्रव्यमानों के तो समानुपाती होगा, ठीक है, लेकिन जो इनके बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी m1 m2 के तो प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जो इनके बीच की दूरी का वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको तो हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि G इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिजिक्स अगर आपने पढ़े हो तो आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि जब हमें इस प्रपोर्शनेट का साइन हटाना होता है, ठीक है, जब प्रपोर्शनेट का साइन हटाना होता है तो हम यहाँ पर कोई नियतांक यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने नियतांक यूज किया कैपिटल G, और इसी कैपिटल G को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो इसे यहाँ पर बोला जाता है। तो नियम किसने प्रतिपादित किया, तो भैया एक सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन भाई साहब सो रहे थे, उनके सर पे सेब गिरा और दुनिया में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने सोचा कि सेब आखिर गिरा तो मेरे सर के ऊपर ही क्यों गिरा, ये वापस ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। और इसी सोच के साथ उन्होंने जो है वो हमें बल के गति के नियम भी दिए, और नियम के साथ साथ इसी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज भी करी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन ने ही खोजी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी है जो एक सदिश राशि है। अब याद रखना यहाँ पर सदिश राशि की बात की जा रही है। सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो दिशा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दिशा पर निर्भर करती है। तो क्या संवेग जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या दाब जो है वो दिशा पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो ऊर्जा है वो दिशा पर निर्भर करेगी या कार्य दिशा पर निर्भर करता है, बताओ भाई। संवेग को याद रखना, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। व्हाट इज इट, इट इज मोमेंटम। तो मैम दाब का हमें पता है कि दाब का दिशा से कोई संबंध नहीं होता, ऊर्जा का हमें पता है कि ऊर्जा का भी दिशा से कोई संबंध नहीं होता, कार्य जो है वो कार्य भी हमारे पास बल गुणा विस्थापन हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग मोमेंटम की बात करो तो संवेग में वेग जुड़ा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली। देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो है वो मुझे ए आंसर दे रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि क्या ए करेक्ट है तो एग्जैक्टली ये जो है वो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संवेग मोमेंटम जो है वो किस पर निर्भर करता है, दिशा पर। तो अभी जैसे आप में से काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मैम आखिरकार मैकेनिक्स या यांत्रिकी है क्या। तो जहाँ पर हम दिशा का ज्ञान करते हैं, जहाँ पर हम भार का ज्ञान करते हैं, जहाँ हम त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसी शाखा को, विज्ञान की उस शाखा को, फिजिक्स के उस ब्रांच को हम लोग मैकेनिक्स यहाँ पर बोलते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है वो कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, या समान वेग से नीचे जो है वो नीचे आ रही है। अब आपको याद रखना है उसको अपना भार अधिक महसूस होना चाहिए। हम लिफ्ट में जो है वो लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तब भार अधिक महसूस होता है, या लिफ्ट से जब हम लोग नीचे उतरते हैं तब हमें भार जो है वो अधिक महसूस यहाँ पर होगा। तो हमको यहाँ पर याद रखना है कि त्वरित गति से जब नीचे आती है, कहते हैं ना कि लिफ्ट एकदम से नीचे आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बॉडी वेट जो है वो बिल्कुल हमने रिलीज कर दिया है, हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल क्या हो गया है, हल्का यहाँ पर हो गया है। तो नीचे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एग्जैक्टली देखो काफी सारे बच्चे ये भी आंसर यहाँ पे दे चुके हैं, तो बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, डी भी यहाँ पर नहीं होगा। अगर वो समान वेग से त्वरित गति से ऊपर जा रही है तब हमें लगता है कि हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है, और अगर नीचे आ रही है तब हमें लगता है कि हमारा वेट डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि।
हम लोग सड़क पर चलते हैं, वहीं अगर हम एक बर्फ़ की सिल्ली पर चलाया जाए तो बर्फ़ की सिल्ली पर हम फिसलने लग जाएंगे, जबकि नॉर्मल रोड पर या नॉर्मल प्लेन सरफेस पर हम लोग आसानी से जो है वो चलते रहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, फटाफट से क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं और बताना है जल्दी से कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्या बर्फ सड़क से सख्त होती है? क्या सड़क जो है वो बर्फ से सख्त होती है? जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है? या बर्फ में सड़क जो है इसकी अपेक्षा घर्षण कम होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो क्या होता है? कम होता है। चलो जल्दी से बताना है व्हाट इज एग्जैक्टली द राइट आंसर। ठीक है, बर्फ सड़क से सख्त होती है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो क्या होगा? कम होगा। और आपको याद रखना है कि जहाँ पर घर्षण कम होगा वहाँ पर आपका पैर फिसलेगा, ठीक है, और जहाँ घर्षण जो है वो घर्षण क्या होगा? ज़्यादा होगा, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर क्या होगा मैम? वहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक अपनी पकड़ बना पाओगे या अपने पैर जो है इस पैर की एक पकड़ जो है वो पकड़ बना पाओगे। तो ये हमें याद रखना है। तो सड़क पे क्या होता है? घर्षण एक विरोधी बल होता है, ठीक है, एक रिपल्स फोर्स हमारे पास होती है, एक विरोधी बल होता है सड़क और हमारे पैर के बीच में। एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है जो हमारे पैर को जकड़ के रखती है और हमें एक बैलेंस देती है उस पर चलने के लिए, जबकि बर्फ में वही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या होती है? कम यहाँ पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पृथ्वी का पलायन वेग आप लोगों से यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। और यही पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? क्या ये 15 किलोमीटर पर सेकेंड होता है? क्या ये 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? क्या ये 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड होता है? या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पर होता है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है। कॉन्सेप्ट का नाम है मैम पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग। पलायन वेग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से जब भी मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकता हूँ तो वो चीज़ पलटकर वापस नीचे आ जाती है। ये हमारी पृथ्वी है और इसी पृथ्वी से जब भी मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंकता हूँ तो वो चीज़ पलटकर वापस नीचे आ जाती है, ठीक है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी वेग है कि जिसके द्वारा अगर मैं पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर फेंकूं तो वो वापस नीचे ना आए? क्या कोई ऐसा भी वेग है कि अगर मैं किसी चीज को पृथ्वी से ऊपर जो है वो फेंकूं तो वो वापस जो है वो वापस नीचे यहाँ पर ना आए? तो आपको याद रखना है उसी वेग को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एग्जैक्टली करेक्ट है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड क्या होता है मैम? ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये पृथ्वी का पलायन वेग यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपसे पूछा जा रहा है बल गुणनफल है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? बल जो है यही गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है? क्या द्रव्यमान और वेग का गुणनफल बल होता है? क्या द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है? क्या भार और वेग जो है इसका गुणनफल बल होता है? या भार और त्वरण? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि F इज इक्वल्स टू ma। फिजिक्स में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स भी यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो बल गुणनफल है किसका? तो हमें याद रखना है कि मैम द्रव्यमान और द्रव्यमान के साथ साथ जो त्वरण होता है इसी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम बल यहाँ पर बोल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऊर्जा संरक्षण का आशय ये है। अब न्यूटन जो है, इसी न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं।
और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, और ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ठीक है, आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या देने हैं? राइट आंसर देने हैं, और इवन आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सब लोगों ने पढ़ा है, और हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो क्योंकि ये नेचुरल है, और ना इसको आप खत्म कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि एनर्जी जो है इस एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो ये एनर्जी खत्म भी नहीं होगी। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं मैम? हम ऊर्जा के एक रूप जो है इसी एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? एनर्जी जो है इसी एनर्जी का जो एक फॉर्म है उसी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ हम लोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 9 जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, और ये कह रही है कि मानव शरीर का भार कहाँ पे अधिकतम होता है? ये हमारी पृथ्वी है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी बच्चे आंसर देंगे। देखो काफ़ी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन आंसर्स को देख के ये कह सकें कि भैया हमारी फिजिक्स जो है वो बहुत कमज़ोर है। फिजिक्स आपकी बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हाँ हम उसे अपनी वीकनेस समझते हैं। तो ये वीकनेस हमें ज़्यादा नहीं समझनी है, क्योंकि ये फिजिक्स जो है ये फिजिक्स कहीं ना कहीं एक उम्दा रोल जो है वो प्ले करती है। इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों से एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ये बीच में जो है ये क्या होती है? ये होती है बच्चों विषुवत रेखा। ये क्या होती है? विषुवत रेखा। और ये जो है ये क्या है मैम? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये कौन सा पोल हो गया? ये हो गया नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल हो गया मैम? ये हो गया यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव शरीर का बोर अगर किसी भी मनुष्य को जो है वो इस पोल पर पहुंचा दिया जाए तो पोल पर जो है वो वेट ज़्यादा होगा, पृथ्वी की सतह पर सब जगह वजन जो है वो एक समान होगा, विषुवत रेखा पर जो वेट है वो अधिकतम होगा, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर जो वजन है वो अधिक होगा? मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होगा। देखो कुछ बच्चे जो है वो सी भी आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, और कुछ बच्चों का आंसर ए भी आ रहा है, और इवन हमारे कुछ बालक हैं जो डी भी यहाँ पर आंसर क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम मनुष्य का जो भार होता है, मनुष्य और इसी मनुष्य का जो भार होता है ये नॉर्थ पोल पर क्या होता है? मतलब नॉर्थ पोल नहीं, इवन मैं कहूँ कि चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा, जबकि विषुवत रेखा पर भार जो है वो भार न्यूनतम या शून्य के बराबर होता है। ठीक है, इक्वेटर लाइन जो है इसी इक्वेटर लाइन पर जो वेट होता है वो न्यूनतम और शून्य के बराबर यहाँ पर होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर मैम? मानव शरीर का भार जो है वो कहाँ पर अधिकतम होगा? मानव शरीर का भार अधिकतम होगा कहाँ पे? ध्रुवों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, ये गेंद है ये किसकी है? लोहे की है। ठीक है, ये गेंद है ये किसकी है? लकड़ी की है। और लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को अगर समान ऊंचाई से क्या किया जाता है? गिराया जाता है। तो समान ऊंचाई से गिराने पर क्या ये पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेंगी? क्या ये एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी? क्या लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी या फिर कुछ अंतराल में गिरेगी? तो इस बॉल को भी ऊपर से नीचे फेंका गया और इस बॉल को भी ऊपर से नीचे फेंका गया, तो अर्थ पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सी बॉल जो है वो क्या होगी? पहले आएगी। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम अगर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से जो है वो क्या करा जाएगा? गिराया यहाँ पर जाएगा, तो पृथ्वी पर दोनों जो है वो दोनों एक ही समय पर गिरेंगी। पृथ्वी पर दोनों जो है वो क्या होगा? एक समय जो है इसी एक समय पर क्या होगी? गिरेगी। गॉट इट द पॉइंट? ठीक है, चलो तो इतना हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। लकड़ी की बात करें, इवन जो है वो इवन हम लोग लोहे की बात करें, और लोहे के साथ साथ ही अगर हम लोग मोम की बात करें तो लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़े हैं और इन तीनों को समान, तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर आपको सीधा सीधा सा पॉइंट याद रखना है। आपके पास कोई भी तीन ऑब्जेक्ट है M1, M2, M3, इनका जो द्रव्यमान है वो वेरी नहीं करता। आप कितनी भी भारी या कितनी भी हल्की वस्तु को जो है वो अगर ऊपर से नीचे गिराते हो, कितनी भी भारी और कितनी भी हल्की वस्तु को अगर आप ऊपर से नीचे जो है वो क्या करते हो, गिराते हो, तो वो चीज का जो द्रव्यमान होता है, उसका घनत्व जो होता है, उसका पृथ्वी पर गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये तीनों वस्तुएं, चाहे कोई हल्की है चाहे कोई भारी है, ये सभी जो है वो क्या होंगी, साथ साथ जो है वो पहुंचेंगी। ठीक है, ये सभी क्या होने वाली हैं मैम, ये सभी साथ साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तो 11वें प्रश्न का आंसर भी आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब किसी भी वस्तु को ऊपर से क्या किया जाता है, गिराया जाता है, तो उसके वेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या उसका वेट शून्य हो जाता है? क्या उसका भार जो है वो अपरिवर्तित रहता है? क्या उसका भार जो है वो परिवर्तनशील होता है? या हम लोग बोलेंगे कि सभी गलत है, सभी जो है वो सभी क्या है, गलत है। चलिए, हम लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से क्या की जाती है, गिराई जाती है, तो ऊपर से गिराए जाने पर उसका जो भार होता है वो भार शून्य भी नहीं होता, अपरिवर्तित भी नहीं होता, परिवर्तनशील जो है वो परिवर्तनशील होता है क्या, तो हम कहेंगे भार में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऊपर से जब नीचे गिराया जाता है तो भार में जो है वो भार में कोई खासा फर्क जो है वो फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है यहाँ पर वैक्यूम। ठीक है, निर्वात जो है, इसी निर्वात का मतलब जो है वो यहाँ पर क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है यहाँ पर वैक्यूम। तो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि निर्वात में गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में शांता बल जो है वो बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वहां पर वायुमंडलीय दबाव जो है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम सब लोगों को याद रखना है कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो अंतरिक्ष में किसी विमान को लेकर जाते हैं तो वो ना उड़ रहे होते हैं, वो सीधे नहीं खड़े रह पाते हैं। और जब वो सीधे नहीं खड़े रह पाते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि मैम अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है, वहां पे ग्रेविटी का पॉइंट बहुत जीरा है। तो सबसे पहली चीज तो मैम शांता बल का कोई रिलेशन होगा, नहीं होगा। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती रिलेशन होगा, नहीं होगा। वायुमंडलीय दबाव का रिलेशन होगा, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा मैम, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम कहेंगे कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़ा नहीं रह सकता। क्यों नहीं खड़ा रह सकता? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष में जो है वो ग्रेविटी यहाँ पर नहीं देखी जाती। और जहाँ ग्रेविटी, आज हम कहते हैं ना कि हम धरती पर सीधे खड़े हैं,
तो हम धरती पर सीधे इसलिए खड़े हैं क्योंकि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमें आकर्षित कर रहा है, ठीक है। यही गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष में नहीं है जो हमको आकर्षित कर सके, और जब कोई चीज हमें आकर्षित नहीं कर रही तो वहां पर लोग उड़ रहे हैं, वहां पर चल नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। सेम यही चीज अगर धरती पे हो जाए तो हम भी उड़ने लग जाएंगे, ठीक है, हम भी पक्षी बन जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं कि क्या सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ठीक है, तो हमारे इंडियंस ने ना बहुत सारी खोजें करी हैं, लेकिन बस कहते हैं ना कि भारतीयों को क्या होता है, काम करते तो है लेकिन अधूरा करते हैं। खोज तो कर ली लेकिन उस खोज को कोई नाम नहीं दिया, ठीक है, उसका कोई सिंबल जो है वो सिंबल यहाँ पर नहीं बताया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रह्मगुप्त जो है वो एक क्या थे, हमारे पास एक व्यक्तित्व थे जो कि एक भारतीय व्यक्तित्व थे, और इन ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ये बता दिया था कि भैया पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई फोर्स तो है, कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है? तो उनका नाम जो है वो नाम क्या था, उनका नाम बुद्धगुप्त नहीं, वारिमीर नहीं, आर्यभट्ट नहीं। आर्यभट्ट तो हम सब जानते हैं साहब, आर्यभट्ट साहब तो गणितज्ञ हैं, है ना, तो गणितज्ञ तो ये नहीं हो सकते, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले बता दिया था, लेकिन उन्होंने बताकर और छोड़ दिया, ठीक है, बोल दिया छोड़ो, न्यूटन ने पकड़ लिया साहब। न्यूटन कहता है आपने तो बोला है, मैं रिसर्च करके दिखाऊंगा, मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये चीज होती है तो आखिरकार क्यों होती है। लो साहब, आ गया न्यूटन का नाम जो है ना। तो कहते हैं ना कि लाइमलाइट में आना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, अगर सब लोगों को दिखना है ना तो लाइमलाइट जो है वो बहुत जरूरी है, और वो लाइमलाइट ऐसे ही आएगी। भारहीनता होती है, भारहीनता होती है, मतलब हमें कब ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई वजन ही नहीं है, हम बिल्कुल जीरो वेट के हो गए। एक्चुअल में हमारा वजन खत्म नहीं होता है, ये हमेशा लगता है, ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान उड़ता है ना तो उड़ने पर जो है वो उड़ने पर उसे क्या लगता है कि उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसका वजन कम हो गया है, नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ उसे महसूस हो रहा है, ठीक है। तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में भारहीनता होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जीरो होगी, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, जीरो होगी, वहां पर इंसान अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। क्या करेगा? वहां पर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है अधिक भार का, कम भार का, भारहीनता का, या कुछ भी नहीं। अधिक भार का, कम भार का, भारहीनता का, या कुछ भी नहीं जो है वो इसका सही आंसर यहां पर होगा। चलिए जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर देंगे फटाफट से, और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो है वो क्या होने वाला है। चलिए वेरी फास्ट, एवरीबडी नीड टू गिव द राइट आंसर। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय, ठीक है, जब वो पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि वो पृथ्वी से बाहर है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सिर्फ पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के अंदर ही काम करता है, पृथ्वी के अंदर ही गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर कोई चीज पृथ्वी से बाहर परिक्रमा लगा रही है तो उसे वो चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बल नहीं होगा। तो यहाँ पर जब गुरुत्व नहीं है वहां व्यक्ति उड़ने लग जाता है, तो उसे अनुभव किसका होगा मैम? उसे अनुभव भारहीनता का होगा, ठीक है। किसका होगा? देखो अलग अलग आंसर्स जो है वो आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बोले एग्जैक्टली तो आपको याद रखना है कि उसे अनुभव जो है वो अनुभव किसका होगा मैम? उसे अनुभव होगा भारहीनता का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना, और देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बच्चों हम लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए होली हंगामा ऑफर जो है वो हमारा यहाँ पर चल रहा है, और आप सभी लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है,
जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसी साइकोलॉजी के लिए सीडीपी जो है बाल विकास शिक्षा सत्र का आपके पास एक अलग से बैच है। मतलब कई बच्चों के साथ है कि मुझे सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, है ना, सारे सब्जेक्ट तो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, मुझे सिर्फ साइकोलॉजी का कोर्स जो है वो परचेज करना है। तो ज्ञानदीप बैच आप लोगों के सामने है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ठीक है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। यहाँ से आपकी अपनी किंजल मैम जो है वो आप लोगों को पूरा सीडीपी यहाँ पे पढ़ाने वाली है, जिस बैच का प्राइस वैसे 1800 रुपीज़ है, लेकिन अप टू 90% डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको होली हंगामा ऑफर के तहत यानी 9 से 22 मार्च के बीच में सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में मिल रहा है। बेटा 400 रुपये मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा महत्व रखते होंगे, क्योंकि 400 रुपये हम लोग जब अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाते हैं तो अगर हम 3-4 बर्गर भी खा लेंगे ना तो भी हमारे 400, 500, 600 रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन उसी 400 रुपये में आपको कंप्लीट साइकोलॉजी यहाँ पर पढ़ने को जो है वो मिलेगी। तो गो फॉर इट, भूलना नहीं है, जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लो इस बैच में, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज से भी यहाँ पे जुड़ सकते हो और बहुत नॉमिनल प्राइस में ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो रही है। अगर हम लोग बात करें यूपी SSSC वीपीओ के एग्जाम की, ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा की, यूपी सब इंस्पेक्टर के बैच की, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है कांस्टेबल के बैच की, तो इन सबकी टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज के तहत आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करके अपनी प्रैक्टिस को एक नई दिशा दे सकते हो। ये टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को अप टू 90% डिस्काउंट में मिल रही है। टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो 800 रुपीज़ है, लेकिन 9 से 22 मार्च तक आप सोचो कि कितना मिनिमम प्राइस है। मतलब मैं ये कहूँगी कि इस प्राइस में है ना क्वेश्चंस को टाइपिंग करने की कॉस्ट भी नहीं आती, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। मात्र 150 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, ठीक है, वीपीओ के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी और पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जल्दी से एनरोल कर सकते हैं, 9 से 22 मार्च तक ये ऑफर उपलब्ध है। उसके बाद ये सेम प्राइस जो है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। साथ ही साथ उत्कर्ष बुकशाला जो है, इस बुकशाला की भी सभी पुस्तकों पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश यूपी SSSC की पैट का सेट है, जिसमें 11 बुक्स आपको मिलने वाली हैं। सोचो 11 किताबें, 11 विषयों की 11 किताबें सिर्फ और सिर्फ 240 रुपए में आपको मिल रही है। हम एक किताब बाजार में खरीदने जाते हैं ना तो वो किताबें 250-300 रुपए की होती हैं, लेकिन 11 किताबें आपको विद प्रॉपर नोट्स विद अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो है वो आपको सिर्फ 240 रुपए में मिल रही है। तो पीईटी के एग्जाम की बुक्स 240 रुपए में है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक की अगर हम बात करें तो 13 बुक्स का सेट है, 450 रुपए में आपको मिल रहा है। और सुपर टेट सहायक अध्यापक, ठीक है, अगर सुपर टेट की तैयारी आप भविष्य में कर रहे हैं तो इस सुपर टेट की भी सभी किताबें जो हैं वो किताबें आप लोगों को 360 रुपए में दी जा रही है। तो जितनी भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों पे भी अप टू 90% ऑफ है। तो बेटा ऐसा मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि होली का त्यौहार जो है वो हमारे लिए एक बड़ा त्यौहार है और उस बड़े त्यौहार में बच्चों को उपहार देना जो है वो निश्चित रूप से बनता है। तो आप सभी लोग हमारे उत्कर्ष ऐप को विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे कोर्सेज, इन सब पे अप टू 90% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। प्लस आपको अप टू 100% का कैशबैक भी मिलने वाला है। यानी बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा भी होगा कि आप जितने प्राइस का कोर्स खरीदोगे उसमें बहुत नॉमिनल सा प्राइस डिडक्ट होकर आपको अप टू 100% कैशबैक वापस आपके अकाउंट में मिल जाएगा। आपको वो बैच ना के बराबर कॉस्ट में यहाँ पे पड़ने वाला है। तो ऐसा सुनहरा मौका सिर्फ उत्कर्ष ही आपको दे सकता है। तो गो फॉर इट, जल्दी से जाइए और अपने आने वाली भावी 2025 की सभी परीक्षाओं के लिए इस होली के शुभ अवसर पर अपने बैचेस को सुनिश्चित कर लीजिए, ताकि अपकमिंग जो प्राइस हाइक होंगे उनसे आप लोग यहाँ पर बच सकें, ठीक है। तो जब भी ऐसे ऑफर आते हैं सूचना देना हम सभी अध्यापकों का फर्ज होता है कि हम आप लोगों तक इन ऑफर्स की सूचनाओं को पहुंचा सकें, क्योंकि जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो बच्चे पूछेंगे मैम इस बैच पे डिस्काउंट है क्या, इस बैच पे डिस्काउंट हो क्या, तो नहीं है ना, ठीक है। तो आने वाला 2025 आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी भर्तियां लेकर आ रहा है, तो उन सभी में अपनी जगह को सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से जुट जाइए होली हंगामा ऑफर के साथ। अब हम लोग मिलेंगे कल हमारी क्लास में इसी मैकेनिक्स के पार्ट 2 के साथ। यानी आज हमने मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन करे और इसी से आगे के क्वेश्चन जो है वो कल के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा।